नमस्कार दोस्तों, मैं ओम प्रकाश पांडे द बीएनपी इंस्टीट्यूट के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे मैं आपका स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज हम जिन विषय पर चर्चा करेंगे वो है भारतीय संविधान के स्रोत। इससे पहले हमने जिन वीडियोस को देखा था उसमें देखा था कि भारतीय संविधान के कौन कौन से भाग हैं और कौन कौन सी अनुसूचियाँ हैं जिनमें संपूर्ण संविधान को समाहित किया गया है। दोस्तों, ज़्यादा समय लेते हुए आज हम सीधे चलते हैं अपने मुद्दे पर। मुद्दा ये है कि वे कौन कौन से देश हैं, वे कौन कौन से आंतरिक या बाह्य स्रोत हैं जिनके माध्यम से भारत का संविधान बनकर तैयार हुआ। आइए दोस्तों, हम सीधे चर्चा करते हैं। दोस्तों, आपको पता होगा कि हमारे यहाँ बाह्य और आंतरिक दो प्रकार के स्रोत भारत के संविधान में समाहित किए गए हैं। आइए हम उन्हीं स्रोतों के बारे में चर्चा करते हैं। दोस्तों, सबसे पहले हम बात करते हैं भारत शासन अधिनियम 1935। जो 1935 का अधिनियम है, भारत का संविधान कुछ क्या सबसे ज़्यादा मात्रा में अगर किसी भी तत्व को लिया है या कहीं से लिया है तो वो है भारत शासन अधिनियम 1935 दोस्तों। तो आज हम जो जिन विषय पर चर्चा कर रहे हैं वो है स्रोत। स्रोत में क्या दोस्तों, पहला जो स्रोत हमको देखने को मिलता है जहाँ से संविधान के संदर्भों में, आइए उन पर हम चर्चा करते हैं। भारत शासन अधिनियम 1935 के अंतर्गत अगर देखें तो हमने बहुत सारे स्रोतों को हमने समाहित किया है भारत के संविधान में। उनमें से कुछ प्रमुख स्रोत हैं जिनको हम देखने का प्रयास करेंगे। एक शब्द है दोस्तों न्यायपालिका। जो न्यायपालिका का उपबंध है, जो न्यायपालिका का प्रोविजन हमारे भारतीय संविधान में सन्निहित किया गया है, समाहित किया गया है, वो दोस्तों 1935 के एक्ट से लिया गया है। तो अगर कहीं आप प्रश्न पूछिए न्यायपालिका की व्यवस्था कहाँ से ली गई है तो आप कहोगे 1935 के शासन अधिनियम से। दूसरा दोस्तों लोक सेवा आयोग, जिसे बोलते हो आप पब्लिक सर्विस कमीशन, जैसे संघ लोक सेवा आयोग हो गया, राज्य लोक सेवा आयोग हो गया, इनसे जो भी परीक्षाएं संपन्न कराई जाती हैं, जैसे कि IAS हो गया, IPS हो गया, IFS हो गया, है ना, उन सभी परीक्षाओं को संपन्न कराता है लोक सेवा आयोग। और जो लोक सेवा आयोग का जो प्रावधान है वो 1935 के एक्ट से लिया गया है दोस्तों। फिर हम बात करते हैं दोस्तों नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक। एक नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक होती है, ठीक दोस्तों। इसका जिक्र जो है वो अनुच्छेद 148 में किया गया है। जब हम नियंत्रक महालेखा परीक्षक को पढ़ेंगे तो आपसे हम चर्चा करेंगे कि इस 148 अनुच्छेद में इसके बारे में क्या क्या चर्चाएं की। अभी केवल हमको इतना जानना है कि नियंत्रक महालेखा परीक्षक, जिसको हम अंग्रेजी में बोलते हैं कैग CAG, इसका प्रावधान आपको कहाँ से देखने को मिलता है 1935। अर्थात नियंत्रक महालेखा परीक्षक का जो प्रावधान है वो अनुच्छेद 148 के अंतर्गत निर्दिष्ट है, जिसका जो लिया कहाँ से गया है दोस्तों 1935। फिर दोस्तों हम चर्चा करते हैं आपात उपबंध। जो इमरजेंसी प्रोविजन है राष्ट्रपति शासन हो गया, चाहे वो राष्ट्रीय आपात हो गया, ये जो सारे प्रावधान हमको एक कुल मिलाकर अगर हमें कहें कि जो राष्ट्र आपात उपबंध है, जो इमरजेंसी प्रोविजन है, जिसको हम देखेंगे आने वाले क्लासेस में, तो वो कहाँ से लिया गया है दोस्तों, वो लिया गया है भारत शासन अधिनियम 1935 से। फिर दोस्तों हम बात करते हैं राज्यपाल का कार्यालय। जैसे PM का कार्यालय होता है, प्रधानमंत्री कार्यालय होता है, राष्ट्रपति कार्यालय होता है, वैसे ही राज्यपाल का भी एक कार्यालय होता है। तो ये जो राज्यपाल का जो कार्यालय संबंधी जो प्रावधान है दोस्तों, वो कहाँ से दिया गया है भारत शासन अधिनियम 1935 दोस्तों। अगर इस प्रकार से कुल वगैरह मिलाकर देखा जाए तो हम मोटा मोटा ये कह सकते हैं कि आर्टिकल 350 में से लगभग 250, क्या हम कह सकते हैं कि अनुच्छेद 250 यहीं से लिए गए हैं। कुल 395 अनुच्छेद हैं, जिनमें से दोस्तों कुल कितने दोस्तों हैं 395 अनुच्छेद हैं दोस्तों। कुल 395 अनुच्छेदों में से अगर देखा जाए तो लगभग 250 अनुच्छेद दोस्तों कहाँ से लिए गए हैं भारत शासन अधिनियम 1935। फिर दोस्तों हम चर्चा करते हैं इस प्रकार अगर देखा जाए दोस्तों तो हम कह सकते हैं कि सबसे ज़्यादा स्रोत अगर कहीं से लिया गया है तो वो कहाँ लिया गया दोस्तों भारत शासन अधिनियम 1935, अर्थात 1935 वह अधिनियम है जहां से भारतीय संविधान के अधिकतम स्रोत लिए गए हैं, अर्थात हम कह सकते हैं लगभग 250। फिर दोस्तों चूंकि हम भारत शासन अधिनियम कहीं ना कहीं ब्रिटिश की ही देन है, तो अब भारत शासन अधिनियम के बाद अगर हम कहीं से अधिक स्रोतों का अगर हम अनुसरण करेंगे तो वो हो सकता है क्या दोस्तों ब्रिटेन या यूनाइटेड किंगडम या इंग्लैंड। तो ब्रिटेन का अगर संदर्भ में देखा जाए दोस्तों तो संसदीय शासन प्रणाली, अगर अब हम बात करें किसकी दोस्तों ब्रिटेन की या UK की या फिर इंग्लैंड की, तो अगर हम बात करें पहला तो जो संसदीय शासन प्रणाली हमारे यहाँ अपनाई गई है पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट, जो संसदीय शासन प्रणाली को हमने स्वीकार किया है दोस्तों, वो लिया गया है कहाँ के संविधान से दोस्तों ब्रिटेन के संविधान से लिया गया है, ठीक। अर्थात जो संसद की व्यवस्था है, लोकसभा राज्यसभा जिनका मध्यम करते हैं, द्विसदनीय व्यवस्थाओं जो हम चर्चा करते हैं, वो कहाँ से प्रभावित है दोस्तों संसदीय शासन प्रणाली से। उसके बाद दोस्तों
सिंगल सिटीजनशिप, एकल नागरिकता हमने, जैसा कि आप सुने होंगे कि अमेरिका में दोहरी नागरिकता है, लेकिन हमने किन स्रोतों को स्वीकार किया है? ब्रिटिश के स्रोतों को स्वीकार किया है, जहां पे सिंगल सिटीजनशिप है अर्थात एकल नागरिकता है। इन पर हम विशेष चर्चाएं करेंगे जब नागरिकता पढ़ेंगे। अभी हमको केवल जानना है कि संसदीय शासन प्रणाली इंग्लैंड से लिया गया है, एकल नागरिकता इंग्लैंड से लिया गया है या ब्रिटेन से लिया गया है। फिर दोस्तों विधि का शासन, रूल ऑफ लॉ, कानून बनाने का जो ताकत है, जो कानून बनाने की जो शक्ति है, वो दोस्तों कहाँ ली गई है? ब्रिटेन के संविधान ली गई है। जो हम कानून का निर्माण करते हैं तो कानून निर्माण संबंधी जो शक्तियां हैं, जो प्रावधान है, वो हमें दोस्तों कहाँ से मिला है? इंग्लैंड से मिला है। तो विधि का शासन या रूल ऑफ लॉ अगर हम कहें तो जो विधि का शासन है दोस्तों वो कहाँ दिया गया है? इंग्लैंड से लिया गया है। फिर दोस्तों संसदीय विशेषाधिकार, कुछ संसद जो सांसद होते हैं जिनको बोलते हैं एमपी या मेंबर ऑफ पार्लियामेंट, उनको कुछ विशेषाधिकार दिया गया, कुछ विशेष अधिकार दिए गए हैं, अर्थात संसद को कुछ विशेष अधिकार दिया गया है, जिनकी चर्चा हम अनुच्छेद 105 में करेंगे। अभी अगर हमको ये जानना है कि संसदीय विशेषाधिकार अनुच्छेद 105 जिनका हम प्रयोग करते हैं भारतीय संविधान के अंतर्गत, वे कहाँ से प्राप्त किए गए हैं? हम कह सकते हैं इंग्लैंड के संविधान से। फिर दोस्तों हम चर्चा करेंगे, नेक्स्ट आपका है मंत्रिमंडलीय व्यवस्था। जो मंत्रिमंडलीय व्यवस्था जो है दोस्तों वो कहाँ के संविधान से प्रभावित है? तो हम कह सकते हैं वह ब्रिटेन के संविधान से प्रभावित है। अर्थात जो मंत्रिमंडलीय व्यवस्था है वो मुख्य रूप से कहाँ से प्रभावित दोस्तों? वो कह सकते हैं दोस्तों कहाँ से है? ब्रिटेन या इंग्लैंड से है। फिर दोस्तों हम चर्चा करते हैं न्यायालय में रिट संबंधी जो प्रावधान है। जो न्यायालय में 5 प्रकार के रिट दायर किए जाते हैं अनुच्छेद 32 के तहत या 226 के तहत, तो हम चर्चा कर सकते हैं कि जो न्यायालय में रिट संबंधी जो प्रावधान है वो कहाँ लिया गया दोस्तों? तो हम कह सकते हैं कहाँ दोस्तों? इंग्लैंड से। तो इस प्रकार हम रिकॉल करें दोस्तों तो ब्रिटेन के संविधान से हम पॉइंट में देख सकते हैं संसदीय शासन प्रणाली, एकल नागरिकता, विधि का शासन, संसदीय विशेषाधिकार, मंत्रिमंडलीय व्यवस्था और न्यायालय में रिट संबंधी प्रावधान। ये कहाँ से लिया गया दोस्तों? ये लिया गया है ब्रिटेन के संविधान से। ऊपर देखें तो भारत शासन अधिनियम से क्या लिया गया दोस्तों? न्यायपालिका, लोक सेवा आयोग, नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक, आपात उपबंध, राज्यपाल का कार्यालय, और इस प्रकार देखा जाए तो 395 में से लगभग 250 अनुच्छेद यहीं से लिए गए हैं। और सबसे ज़्यादा अगर स्रोत देखा जाए तो कहीं ना कहीं 1935 के अधिनियम से प्रभावित देखने को मिलता है। एक और ब्रिटेन के संविधान देखना चाहेंगे दोस्तों, विधि के समान समता। ये आपका जब आप पढ़े होंगे, जब आप पढ़ते हैं समानता का अधिकार, जब आप पढ़ेंगे मौलिक अधिकार, उसमें 14 से 18 का जिक्र हम करेंगे समानता का अधिकार। तो समानता का जो अधिकार है उसमें जो समता का अधिकार है उसमें कहा गया, अनुच्छेद 14 में कहा गया है कि विधि के समान समता और विधि के समान संरक्षण। तो इसमें एक शब्द प्रयोग होता है विधि के समान समता। इस जो शब्द जो प्रयोग किया गया है अनुच्छेद 14 में, वो किसमें प्रयोग किया गया? तो वो प्रयोग ये जो लिया गया सब, ये लिया गया बेटा इंग्लैंड से। तो हम कह सकते हैं जो विधि के समान समता है वो इंग्लैंड से प्रभावित है। और विधि के समान संरक्षण जो है दोस्तों, अभी आगे चर्चा करेंगे कि विधि के समान संरक्षण ये दोस्तों अमेरिका से प्रभावित है। तो दो शब्द प्रयोग करते हैं अनुच्छेद 14 में, विधि के समान संरक्षण, विधि के समान समता। तो विधि के समान समता का बात करेगा तो हम कहेंगे इंग्लैंड, और विधि के समान संरक्षण की बात करेगा तो हम कहेंगे अमेरिका। अभी हम उस पर चर्चा करते हैं दोस्तों। तो इस प्रकार से हमने ब्रिटेन के संविधान को देखा और भारत शासन अधिनियम को देखा। फिर हम दोस्तों चर्चा करते हैं किसकी? अमेरिका के संविधान की। क्योंकि ब्रिटेन के बाद हम अमेरिका से प्रभावित बहुत ज़्यादा मात्रा में देखा जाए तो हम अमेरिका के संविधान से प्रभावित होते हैं। तो अगर जो जिस मौलिक अधिकार की हम बात करते हैं दोस्तों, बहुत क्वेश्चन पूछता है इससे, तो जिस हम फंडामेंटल राइट्स की बात करते हैं, मौलिक अधिकार की बात करते हैं, यहाँ तक कि अपने अधिकारों को लेकर हम संविधान का भी दरवाजा न्यायालय का भी दरवाजा हम लगा सकते हैं दोस्तों, खटखटा सकते हैं। अर्थात हम न्यायालय को चुनौती दे सकते हैं अगर हमारे अधिकारों का हनन होता है। तो हमारे अधिकार सुरक्षित रहें, हमारे अधिकार को संरक्षण प्राप्त हो, उसके लिए क्या करते हैं दोस्तों? हमने अमेरिका के संविधान से मौलिक अधिकार को स्वीकार किया है। ठीक, कोई भी स्रोत हूबहू स्वीकार नहीं किया गया है, उसमें कुछ न कुछ परिवर्तन या कुछ न कुछ संशोधन करके उसको भारतीय संविधान में जगह दिया गया है। तो आपको दिमाग में बैठा लेना है कि कोई भी प्रावधान जिन भी स्रोतों की हम चर्चा यहाँ पे कर रहे हैं, वे स्रोत डायरेक्ट नहीं रख दिए गए हैं, बल्कि उसमें कुछ न कुछ परिवर्तन, कुछ न कुछ संशोधन करके तब भारतीय संविधान को जगह दिया गया है दोस्तों। यही वजह रहा है कि 2 वर्ष 11 माह 18 दिन का समय लगा है हमारे भारत के संविधान को बनने में। इस बात को भी आपको याद रखना है दोस्तों। तो मौलिक अधिकार संबंधी जो प्रावधान है जिसका अनुच्छेद 12 से 35 पे चर्चा हम लोग करेंगे। वर्तमान में 6 मौलिक अधिकार हैं, जब बना था 7 था। तो अमेरिका के संविधान से क्या है? प्रभावित है या लिया गया है। फिर जो राष्ट्रपति का पद है, जो जिस राष्ट्रपति की हम बात करते हैं भारत में,
सबसे सम्माननीय पद है, भारत का प्रथम नागरिक भी होता है राष्ट्रपति। तो हम कह सकते हैं कि निर्वाचित जो राष्ट्रपति का पद है वो भी कहाँ से प्रभावित है, अमेरिका के संविधान से। फिर वही हाल उपराष्ट्रपति के साथ भी हुआ। उपराष्ट्रपति का पद कहाँ से प्रभावित है दोस्तों, तो उपराष्ट्रपति का जो पद है वह भी प्रभावित है कहाँ दोस्तों, अमेरिका के संविधान से। फिर महाभियोग, अगर कदाचार या संविधान का उल्लंघन करते हुए राष्ट्रपति को पाया जाता है तो राष्ट्रपति के प्रति महाभियोग लाके उनको उनके पद से हटाने की शक्ति हमारे संविधान में निहित की गई है। अर्थात अगर महाभियोग का भी प्रावधान अगर देखा जाए तो वो कहाँ के संविधान से प्रेरित है, अमेरिका के संविधान से। संविधान की सर्वोच्चता, सुप्रीमेसी ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन, अर्थात शक्ति का जो स्रोत है वो क्या है दोस्तों, जनता है। शक्ति का स्रोत कौन है, जनता है। अर्थात तो अब जनता को शक्ति मिली कहाँ है, तो इस संविधान की सुप्रीमेसी से, संविधान की सर्वोच्चता से। तो अगर हम कहें कि जो संविधान की सर्वोच्चता है वो कहाँ से प्रभावित है, हम कहेंगे अमेरिका के संविधान से। फिर दोस्तों एक शब्द आता है न्यायिक पुनर्वलोकन या न्यायिक समीक्षा, जुडिशियल रिव्यू। तो ऐसी स्थिति में क्या होता है दोस्तों, हमें कह सकते हैं कि एक है न्यायिक पुनर्वलोकन। हम बात करें किसकी दोस्तों, न्यायिक पुनर्वलोकन। जो न्यायिक पुनर्वलोकन है इसमें स्थिति क्या होती है दोस्तों, कि ऐसी स्थिति में क्या होता है कि जब संसद कोई कानून बनाती है, तो जब संसद कानून बनाती है और वह कानून संविधान के अनुरूप ना हो, ठीक है, और जब संविधान के अनुरूप ना हो तो ऐसे दिन क्या होता है कि न्यायपालिका उस कानून की जांच करवा सकता है जो कानून संसद में पारित हुआ है, पास हुआ है। अर्थात उस मतलब संसद द्वारा निर्मित कानून की समीक्षा करवाना या जांच करवाना, उसी को हम बोलते हैं न्यायिक पुनरावलोकन या न्यायिक समीक्षा या जुडिशियल रिव्यू। अर्थात ऐसी कानून जो जिसका क्या उल्लेख संविधान में न किया गया हो, तो ऐसी स्थिति में क्या होता है, या संविधान का अनुरूप ना हो, तो ऐसी स्थिति में जो न्यायपालिका होती है वह न्यायिक पुनरावलोकन करवा सकती है। फिर दोस्तों हम बात करते हैं किसकी, वित्तीय आपात की। जो फाइनेंशियल इमरजेंसी है, जो वित्तीय आपात है, या सॉरी कह सकते हैं जो फाइनेंशियल प्रोविजन है, जो वित्तीय आपात है, वो भी हम कहाँ से प्रभावित है दोस्तों, वो भी है कहाँ से, अमेरिका के संविधान से प्रभावित है दोस्तों। फिर हम चर्चा करते हैं न्यायपालिका की स्वतंत्रता। जो हमारे यहाँ भारत में क्या है, न्यायालय स्वतंत्र है, निष्पक्ष कार्य करने के लिए क्या है, स्वतंत्र है। तो जो न्यायपालिका को स्वतंत्रता प्रदान की गई है भारत के संविधान में, वो भी कहाँ से दोस्तों, अमेरिका के संविधान से प्रभावित है। अब चूंकि न्यायपालिका को स्वतंत्रता प्राप्त है तो सीधी सी बात है कि न्यायपालिका अपने निर्णय में क्या रहेगा, मजबूत रहेगा, उसकी निर्णय क्षमता क्या होगी, मजबूत होगी। फिर दोस्तों हम बात करते हैं सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट के न्यायाधीशों को हटाने की जो विधि है, अर्थात जो सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट के जो न्यायाधीश होते हैं उनको जो हटाने की विधि या प्रक्रिया है, यह भी कहाँ से प्रभावित है दोस्तों, अमेरिका के संविधान से प्रभावित है। फिर दोस्तों हम बात करते हैं सर्वोच्च कमांडर के रूप में जो राष्ट्रपति, जिससे हमारे यहाँ क्या है, 3 प्रकार के कमांडोज होते हैं, थल सेना, जल सेना, वायुसेना। अब तो सीडीएस का पद भी मतलब कि हमारे सामने देखने को मिला है, एक नया पद है। लेकिन जो तीनों कमांडर हमारे यहाँ होते हैं, थल सेना, जल सेना, वायुसेना, इन सर्वोच्च कमांडरों के रूप में अगर देखा जाए तो राष्ट्रपति क्या होता है, उनका हेड होता है। ठीक दोस्तों, तो ये भी पद जो है, ये भी जो प्रक्रिया है, ये भी कहाँ के संविधान से प्रभावित है, अमेरिका के संविधान से प्रभावित है। फिर प्रस्तावना का विचार, जो हम प्रियम्बुल पढ़ते हैं, प्रस्तावना पढ़ते हैं, उद्देशिका पढ़ते हैं हम भारत के लोग, यहाँ भी प्रस्तावना का जो विचार है यह कहाँ से दोस्तों प्रभावित है, ये है अमेरिका के संविधान से। फिर दोस्तों अभी हमने चर्चा किया था विधि के समान संरक्षण, आर्टिकल 14 अनुच्छेद 14 में विधि के समान समता और विधि के समान संरक्षण 2 शब्दों का प्रयोग किया गया है। पहला जो है विधि के समान समता वो लिया गया है कहाँ से, इंग्लैंड से, और विधि के समान संरक्षण वो लिया गया है दोस्तों कहाँ से, अमेरिका के संविधान से। आइए दोस्तों निकाल करते हैं। मौलिक अधिकार अमेरिका, निर्वाचित राष्ट्रपति अमेरिका, उपराष्ट्रपति अमेरिका, महाभियोग अमेरिका, संविधान की सर्वोच्चता अमेरिका, न्याय पुनरावलोकन अमेरिका, वित्तीय आपात अमेरिका, न्यायपालिका की स्वतंत्रता अमेरिका, हाई कोर्ट सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीशों को हटाने की विधि अमेरिका, सर्वोच्च कमांडर के रूप में राष्ट्रपति अमेरिका, प्रस्तावना का विचार अमेरिका और विधि के समान संरक्षण अमेरिका। तो ये कुछ पॉइंट्स हैं, अगर हम इनको पॉइंट्स के रूप में देखेंगे दोस्तों तो कभी भी इसको हम भूल नहीं सकते हैं। और आपको कैसे इसको लर्न करना है, कैसे इसको अपने पास बनाए रखना है, इसके लिए आप एक एक देश को लीजिए, अमेरिका लीजिए, अमेरिका के पॉइंट्स को राइट डाउन करिए, उसको समझने का प्रयास करिए। फिर उसी प्रकार से भारत अधिनियम को लीजिए, उसको समझने का प्रयास कीजिए। उसी प्रकार से ब्रिटेन को उठाइए, ब्रिटेन के पॉइंट्स को देखिए, ब्रिटेन के संविधान से क्या क्या लिया गया है। एक
एक इकट्ठा अगर याद करने का प्रयास करेंगे, समझने का प्रयास करेंगे, तो वो आपको बोझ जैसा महसूस होगा, बहुत अधिक रखेगा। लेकिन थोड़ी-थोड़ी चीज़ अगर आप समझने का प्रयास करेंगे, तो ये पूरे का पूरा जो आपका स्रोत है, वो आपके मस्तिष्क में बना रहेगा, आपके दिमाग में रहेगा। फिर दोस्तों बात करते हैं, एक और संविधान है ऑस्ट्रेलिया। ऑस्ट्रेलिया के संविधान से क्या-क्या लिया गया है, इसकी बात करते हैं। प्रस्तावना की भाषा, जो प्रस्तावना का भाषा है, वो दोस्तों कहाँ से प्रभावित है? ऑस्ट्रेलिया के संविधान से। और प्रस्तावना का विचार अमेरिका के संविधान से। हम प्रस्तावना जब पढ़ेंगे उस पर हम चर्चा करेंगे क्या क्या है, कैसे है। फिर समवर्ती सूची जो है, अर्थात केंद्र और राज्य, हमारे यहाँ क्या है, केंद्र और राज्य नामक दो सरकार है। तो केंद्र और राज्य दोनों मिलकर जब किसी भी विषय पर कानून बनाते हैं तो उसे हम कहते हैं समवर्ती सूची के अंतर्गत वह विषय है। फिर दोस्तों अगर समवर्ती सूची का विचार देखा जाए तो वो कहाँ से लिया गया दोस्तों? ऑस्ट्रेलिया से। प्रस्तावना की भाषा ऑस्ट्रेलिया से। संयुक्त अधिवेशन, संयुक्त बैठक, राष्ट्रपति द्वारा संयुक्त बैठक बुलाया जाता है। ये क्या होता है दोस्तों? सिंपल समझ ले, जब दोनों सदनों के बीच, जैसे कोई साधारण बहुमत को लेकर मान लीजिए कोई विधेयक गया, वह साधारण विधेयक के रूप में है, मान लीजिए हम मानते हैं सब, तो जब दोनों सदनों के बीच गतिरोध की स्थिति उत्पन्न हो जाए तो ऐसी स्थिति में राष्ट्रपति क्या करता है? संयुक्त अधिवेशन बुलाता है, जिसकी अध्यक्षता लोकसभा का स्पीकर करता है। बैठक कौन बुलाता है? राष्ट्रपति। लेकिन अध्यक्षता कौन करता है दोस्तों? तो अध्यक्षता करते हैं लोकसभा का अध्यक्ष या लोकसभा का स्पीकर, जिसका अनुच्छेद 108 में जिक्र किया गया। जब हम पढ़ेंगे संसद और लोकसभा या राज्यसभा तो उस परिप्रेक्ष्य में आपसे चर्चा करेंगे कि संयुक्त अधिवेशन क्या होता है और क्यों बुलाया जाता है। फिर एक और भी है, व्यापार वाणिज्य समागम की स्वतंत्रता। ये भी दो तीन है ना, व्यापार वाणिज्य समागम की स्वतंत्रता है दोस्तों, ये भी कभी कभी पूछ लेता है एग्जाम में, तो आप बता सकते हैं कि ऑस्ट्रेलिया से लिया गया है। मुख्य रूप से आपसे पूछेगा समवर्ती सूची कहाँ से लिया गया है, संयुक्त अधिवेशन कहाँ से लिया गया है और प्रस्तावना की भाषा कहाँ से ली गई है। दोस्तों इसको आप बहुत अच्छे से याद कर लीजिएगा, ऑस्ट्रेलिया। फिर दोस्तों हम बात करते हैं कहाँ की? कनाडा की। कनाडा से क्या क्या स्रोत लिए गए हैं, आइए हम उन पर चर्चा करते हैं। संघीय व्यवस्था, हम कहते हैं ना भारत राज्यों का एक संघ है, तो जो इस प्रकार की जो व्यवस्था की गई है दोस्तों, वो कनाडा के संविधान से प्रभावित है। संघीय व्यवस्था जो है वो कहाँ लिया गया दोस्तों? कनाडा के संविधान से। राज्यपाल की नियुक्ति, राष्ट्रपति के द्वारा प्रत्येक राज्य में एक राज्यपाल की नियुक्ति की जाती है, वह उस राज्यपाल की जो नियुक्ति का पद है वह कनाडा के संविधान से प्रभावित है। फिर दोस्तों अवशिष्ट शक्तियां केंद्र में निहित होती हैं, अर्थात कुछ शक्ति केंद्र को मिली है, कुछ शक्ति राज्य को मिली है, लेकिन जब केंद्र और राज्य के बीच शक्तियों या विषयों पर कार्य करने की बात आती है और कुछ शक्तियां बची हुई होती हैं जो जो जिस पर ना तो केंद्र काम करती है ना राज्य काम करती है, तो उस शक्ति को किसमें निहित किया गया है? केंद्र में निहित किया गया है। अर्थात जो बची हुई शक्ति होगी, जिन पर ना तो सरकार, केंद्र सरकार काम कर रही है ना राज्य सरकार काम कर रही है, तो जो बची हुई शक्ति होगी उसका प्रयोग अंतिम में कौन करेगा? केंद्र सरकार करेगा। इसलिए कहा जाता है कि अवशिष्ट शक्तियों का जो प्रयोग है वह केंद्र के द्वारा किया जाएगा या केंद्र में निहित होगा। फिर दोस्तों बात करते हैं सुप्रीम कोर्ट का परामर्शी न्याय निर्णय। ठीक है, परामर्शी न्याय निर्णय अर्थात जो सुप्रीम कोर्ट है वह राष्ट्रपति को परामर्श दे सकता है, लेकिन राष्ट्रपति सुप्रीम कोर्ट के परामर्श को मानने के लिए बाध्य नहीं। इसकी हम चर्चाएं आगे करेंगे। हमको बस इतना जानना है कि जो सुप्रीम कोर्ट है वह हम क्या कर सकता है, वह राष्ट्रपति को या अपनी कार्यपालिका को वो क्या कर सकता है? परामर्श दे सकता है। तो न्याय निर्णय की जो क्षमता है उस पर न्याय निर्णय कर सकता है। तो उसे हम कहाँ से लिए गए दोस्तों? कनाडा के संविधान से लिए हैं। फिर शक्तियों का विभाजन, जो हमारा केंद्र और राज्य के बीच जो शक्तियों का विभाजन है, शक्तियों का बंटवारा है, यह भी दोस्तों कहाँ से प्रभावित है? हम कह सकते हैं अमेरिका के। तो शक्तियों का सेपरेशन ऑफ पावर, ये कनाडा के संविधान से क्या है दोस्तों? प्रभावित है। फिर दोस्तों हम बात करते हैं आइए आयरलैंड के संविधान से। आयरलैंड का संविधान आपने सुना होगा कि नीति निदेशक सिद्धांत, डीपीएसपी हम उसको बोलते हैं शॉर्ट में, डायरेक्टिव प्रिंसिपल स्टेट पॉलिसी। तो जो निदेशक सिद्धांत है दोस्तों, इसका हम जिक्र अनुच्छेद 36 से 51 के रूप में करेंगे। ये आयरलैंड के संविधान से क्या है दोस्तों? बहुत क्वेश्चन पूछता है कि बताइए कि निदेशक तत्व या नीति निदेशक सिद्धांत कहाँ से प्रभावित है दोस्तों? तो यहाँ आयरलैंड के संविधान से प्रभावित है। फिर दोस्तों एक पूछता है राज्यसभा में जो 12 सदस्यों का मनोनयन प्रक्रिया है वो कहाँ से प्रभावित है दोस्तों? तो आयरलैंड के संविधान से, अर्थात जो राज्यसभा में राष्ट्रपति 12 सदस्यों को मनोनीत करता है शिक्षा, कला, समाज सेवा के क्षेत्र के रूप में, उनकी भूमिका जो होती है ये आयरलैंड के संविधान से क्या किया लिया गया है। फिर राष्ट्रपति की जो निर्वाचन पद्धति है, तो राष्ट्रपति का जो निर्वाचन पद्धति है या राष्ट्रपति का जो निर्वाचन प्रणाली है दोस्तों, यह भी कहाँ से लिया गया है? आयरलैंड के संविधान से प्रभावित है।
तो इस प्रकार दोस्तों हम देख सकते हैं कि नीति सिद्धांत, राज्यसभा में 12 सदस्यों का निर्वाचन और राष्ट्रपति का निर्वाचन पद्धति, ये सब के सब आयरलैंड के संविधान से क्या है दोस्तों, लिए गए हैं। कनाडा को रिकॉल करते हैं, संघीय व्यवस्था, राज्यपाल की नियुक्ति, अवशिष्ट शक्तियां केंद्र में निहित होती हैं, सुप्रीम कोर्ट का परामर्शी न्याय निर्वाचन और शक्तियों का विभाजन, ये सब के सब कनाडा के संविधान से दोस्तों क्या है, प्रभावित है। फिर दोस्तों हम बात करते हैं सातवां फ्रांस। फ्रांस के संविधान से क्या लिया गया दोस्तों, आपको पता होना चाहिए, जो प्रस्तावना में स्वतंत्रता, समानता और बंधुत्व की हम चर्चा करते हैं कि स्वतंत्रता, समानता या बंधुत्व शब्द का जो हम चर्चा करते हैं दोस्तों, वो फ्रांस के संविधान से प्रभावित है। और फ्रांस का यह नारा भी था, स्वतंत्रता, समानता और बंधुत्व, एक प्रकार से फ्रांस का नारा भी था और नारा है भी। और प्रस्तावना में स्वतंत्रता, असमानता और जो बंधुत्व का शब्द का जो प्रयोग हम करते हैं, वो कहीं ना कहीं फ्रांस के संविधान से क्या है दोस्तों, प्रभावित है। फिर गणतंत्र की व्यवस्था, हमारे यहाँ जो गणतंत्र की व्यवस्था है 26 जनवरी 1950, जिससे हम गणतंत्र दिवस को बनाते हैं, जो गणतंत्र शब्द है इसका शाब्दिक अर्थ होता है जो वंशानुगत ना हो, अर्थात ऐसी शासन व्यवस्था जो वंश के आधार पर न चल रहा हो, अर्थात राजा का लड़का राजा नहीं बनेगा, पिता का बेटा पुत्र, अर्थात जो पुत्र, पिता का जो पुत्र है वह राजा नहीं बनेगा, ऐसी शासन व्यवस्था को हम क्या कह सकते हैं, गणतंत्र की व्यवस्था या गणतांत्रिक सिस्टम। तो जो वंशानुगत ना हो, ऐसी व्यवस्था क्या कहते हैं दोस्तों, कहलाती है गणतांत्रिक व्यवस्था। और ये जो प्रभावित कहाँ है दोस्तों, ये है फ्रांस के संविधान से प्रभावित है। फिर अध्यादेश नियम, ऑर्डिनेंस रूल है, अर्थात आर्टिकल 123 123 अनुच्छेद 123 में अध्यादेश नियम का प्रावधान किया गया है। राष्ट्रपति एक अध्यादेश जारी करता है सदन के संदर्भों में, तो हम उसकी चर्चा करेंगे जब संसद पढ़ेंगे या राष्ट्रपति पढ़ेंगे कि अध्यादेश क्या होता है। अभी हमको इतना जानना है कि अध्यादेश जो नियम है जो कि राष्ट्रपति द्वारा जारी किया जाता है, वो अनुच्छेद 123 में इसको समाहित किया गया है। ये फ्रांस के संविधान से क्या है दोस्तों, प्रभावित है। फिर एक होता है विनिमय आदेश, यह भी कहाँ से प्रभावित है दोस्तों, तो ये भी कहाँ, फ्रांस के संविधान से दोस्तों क्या है, प्रभावित है। दोस्तों में एक चीज दे सकते हैं कि फ्रांस के संविधान से प्रस्तावना में स्वतंत्रता, समानता, जो बंधुत्व शब्द प्रयोग किया गया है, वह फ्रांस के संविधान से प्रभावित है। गणतंत्र की जो व्यवस्था की गई दोस्तों, जो कि वंशानुगत ना हो, वह भी फ्रांस से। और अध्यादेश जो नियम है जिसे राष्ट्रपति द्वारा जारी किया जाता है, वह भी कहाँ से, फ्रांस से। और विनिमय आदेश एक विनियम आदेश होता है जो कि फ्रांस के संविधान से प्रभावित है। फिर दोस्तों हम बात करते हैं दक्षिण अफ्रीका का संविधान। संविधान संशोधन अधिनियम, संविधान संशोधन आर्टिकल 368 के तहत रखा गया इसको, अर्थात जो संविधान में संशोधन की प्रक्रिया है, कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट की जो प्रावधान प्रोसीजर है, वो अनुच्छेद 368 में इसको स्थान दिया गया है, जो कि दक्षिण अफ्रीका के संविधान से क्या है दोस्तों, प्रभावित है। अर्थात जितना भी हम संशोधन किए हैं आज तक अपने संविधान में, 444 अनुच्छेद हो गए हैं, लगभग 26 भाग हो गए हैं, 12 अनुसूचियां हुई हैं, तो ये सब जो मूल संविधान से बदलकर लगभग परिवर्तित हो चुकी हैं, वो संशोधन के माध्यम से ही संभव हो पाया है। तो अभी हम आगे पढ़ेंगे संशोधन क्या होता है, प्रमुख संशोधनों की हम चर्चा भी करेंगे। तो संविधान संशोधन 368 आर्टिकल 368 अनुच्छेद 368 में संविधान के संशोधन की प्रक्रिया को स्वीकार किया गया है। कहाँ से दोस्तों, दक्षिण अफ्रीका के संविधान से। फिर राज्यसभा के सदस्यों का निर्वाचन, जो राज्यसभा में सदस्य निर्वाचित होकर जाते हैं संघ शासित प्रदेशों से या फिर राज्यों से, तो उनके जो निर्वाचन की जो सदस्यों का निर्वाचन की जो प्रक्रिया है, वो कहाँ से ली गई दोस्तों, दक्षिण अफ्रीका से लिया गया है। तो राज्यसभा के सदस्यों का निर्वाचन संबंधी जो प्रक्रिया है वो दक्षिण अफ्रीका से प्रभावित है। और संविधान संशोधन जो कि अनुच्छेद 368 में निहित है, उनका ही प्रयोग हम दक्षिण अफ्रीका के संविधान से लिए हैं। फिर दोस्तों हम बात करते हैं रूस के संविधान से, यूएसएसआर। जो मौलिक कर्तव्य है जिसको बोलते हैं फंडामेंटल ड्यूटीज, वर्तमान में 11 मौलिक कर्तव्य हमको प्रदान किए गए हैं भारतीय संविधान में। तो जो मौलिक कर्तव्य है वो अनुच्छेद 51(1) के अंतर्गत इनको जगह दिया गया है। 42वें संविधान संशोधन 1976 में इसको जोड़ा गया था। तो आगे ना दोस्तों कि यस संविधान संशोधन के माध्यम से क्या हुआ, इसको जोड़ा गया। तो कहने मतलब होता है जो 368 है वो बहुत पावरफुल है, इसके माध्यम से ही हम संविधान में संशोधन कर सकते हैं 368 के अंतर्गत। तो मौलिक कर्तव्य रूस के संविधान से लिया गया है, अनुच्छेद 51 में इनको जगह दिया गया है। और 42वें संविधान संशोधन 1976 में इसको क्या दिया गया दोस्तों, भारत के संविधान में जगह दिया गया। पंचवर्षीय योजना, 5 ईयर प्लान जिसको हम बोलते हैं, जिसको वर्तमान नीति आयोग कहते हैं, वह भी पंचवर्षीय योजना भी रूस के संविधान से दोस्तों क्या है, प्रभावित है। फिर तीसरा है आपका प्रस्तावना में जो न्याय शब्द का प्रयोग किया गया है, सामाजिक, आर्थिक एवं राजनीतिक न्याय। जब हम पढ़ते हैं प्रस्तावना या उद्देश्य का, उसमें एक शब्द आता है सामाजिक, आर्थिक एवं राजनीतिक न्याय। तो ये जो 3 प्रकार के जो न्याय हमको प्रस्तावना में देखने को मिलते हैं दोस्तों, ये कहीं ना कहीं रूस के संविधान से क्या है, लिए गए
है। तो हम कह सकते हैं मौलिक कर्तव्य, पंचवर्ष योजना और प्रस्तावना में 3 प्रकार के न्याय, सामाजिक, आर्थिक और अन्य न्याय, ये भी रूस के संविधान से दोस्तों क्या है, प्रभावित है। फिर दोस्तों हम चर्चा करते हैं जर्मनी का वाइमर संविधान। आपात उपबंध के समय मूल अधिकारों का समाप्त हो जाना। जैसे मान लीजिए कोई इमरजेंसी जब लगा है तो इमरजेंसी के समय क्या होता है, हमारे मूल अधिकार समाप्त कर जाते हैं। तो ये जो ताकत है ये भी जर्मनी के वाइमर संविधान से लिए गए हैं। ठीक है, तो आपात उपबंध के समय मूल अधिकारों का समाप्त होना जो ताकत है वो भी जर्मनी के वाइमर के संविधान से लिया गया है, जिसे भारत ने अपने संविधान में जगह दिया है। फिर हम बात करते हैं जापान के संविधान से, विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया। ठीक है, कानून के द्वारा जो स्थापित प्रक्रिया है, जो कानून द्वारा निर्मित प्रक्रिया है, वो भी हम कहाँ दोस्तों प्रभावित मानते हैं, जापान से। वहाँ के दोस्तों यहाँ पे क्या था, विधि का शासन, रूल ऑफ लॉ। ठीक है, यहाँ पे क्या है, विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया। आपसे क्वेश्चन पूछ लेगा कि बताइए विधि का शासन कहाँ से लिया गया है और विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया कहाँ से। तो विधि द्वारा स्थापित जो प्रक्रिया है वो जापान के संविधान से प्रभावित है, जबकि विधि का जो शासन है वह इंग्लैंड के संविधान से प्रभावित है। आइए दोस्तों हम चर्चा करते हैं, कुछ आलोचना भी की जाती है भारतीय संविधान की। आलोचना किस रूप में जाती है, बहुत से लोग हैं जो कहते हैं कि यह उधार का संविधान है। बहुत से ऐसे आलोचक हैं जो कहते हैं कि यह जो संविधान बनकर तैयार हुआ जो 2 वर्ष से 11-18 दिन में, यह एक प्रकार की उधार का संविधान, अर्थात लोगों के मतलब कई देशों से हमने क्या उधार के रूप में इसको लिया है और अपने संविधान में समाहित कर दिया है। ठीक, फिर कुछ लोग कहते हैं यह उधारी की एक बोरी है, कुछ ऐसा भी आलोचना होती है भारतीय संविधान की। हाच पाच कॉन्स्टिट्यूशन लोग कह देते हैं कभी कभी कि हाच पाच कॉन्स्टिट्यूशन है, गैर भारतीय या भारतीय विरोधी है, मतलब है भारत के विरोध में इसका मतलब निर्माण किया गया है, भारत के अगेंस्ट इसको बनाया गया है। फिर पैबंदगिरी भी एक शब्द है जिसका प्रयोग आलोचक करते हैं। तो इस प्रकार हम कह सकते हैं दोस्तों कि उधार का संविधान, उधारी की एक बोरी, हाच पांच कॉन्स्टिट्यूशन, गैर भारतीय या भारतीय विरोधी या पैबंदगिरी, इस प्रकार के शब्दों से भारतीय संविधान की आलोचना की जाती है कुछ आलोचकों के द्वारा। इसके जवाब में हमारे जो कॉन्स्टिट्यूशन के जनक हैं या फादर ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन कह सकते हैं भीमराव अम्बेडकर, वे इसके जवाब में कहते हैं कि ऐसा नहीं है, जो भी आप लोग कह रहे हैं ऐसा नहीं है। मैंने संविधानों को, प्रत्येक देश के संविधानों को मैंने ग्रहण किया है, उनके स्रोतों को लिया है, लेकिन मैंने हूबहू नहीं लिया, मैंने उसमें कुछ परिवर्तन और संशोधन करके अपने संविधान में जगह दिया है। तो ये कहना उचित नहीं है कि हमने या उधार का संविधान है, उधारी की एक बोरी है, या हाच पांच कॉन्स्टिट्यूशन है, या गैर भारतीय या भारतीय विरोधी है, या पैबंदगिरी है, ऐसा शब्द कहना उचित नहीं होगा। उसके जवाब में भीमराव अम्बेडकर क्या करते हैं, जवाब देते हैं। कुछ आलोचक भी हैं जिनका कभी कभी प्रश्न बन जाता है, कुछ एग्जाम में आपके प्रश्न पूछ लिया जाता है। तो एक प्रश्न आपका है, पूछता है कि 1935 अधिनियम की कार्बन कॉपी ये किसी ने कहा था, किसने कहा था भारतीय संविधान को कि यह 1935 अधिनियम की कार्बन कॉपी है। तो आप कह सकते हैं श्रीनिवासन, देशमुख और जेनिंग्स, हाइवर जेनिंग्स जो कि यूनाइटेड किंगडम के थे, ब्रिटेन के थे, इन लोगों ने भारतीय संविधान को कहा था कि 1935 अधिनियम की क्या है, कार्बन कॉपी है। कुछ इस प्रकार से आलोचना करते हैं। फिर जेनिंग्स आते हैं, फिर जेनिंग्स कहते हैं इसे मतलब जेनिंग्स द्वारा कहा जाता है कि जो भारतीय संविधान है वह वकीलों का स्वर्ग है। वकीलों से मतलब होता है इसमें बहुत सारे वकीलों ने क्या विधि का निर्माण किए हैं, वकील, इसलिए उन्होंने क्या कि वकीलों का स्वर्ग है। फिर आगे वही जेनिंग्स ही कहते हैं महाकायाकार, मतलब कहते हैं हर जगह के कई देशों के स्रोतों को एक जगह समाहित करके भारत के संविधान को निर्मित किए हैं, और उसका जो आकार है वह बहुत ही विशालकाय हो गया, बड़ा हो गया है, मतलब तो बड़ा हो गया है। तो ऐसे में वो क्या करते हैं, उसको महाकाय आकार के रूप में निर्दिष्ट करते हैं या संकेत देते हैं। तो जेनिंग्स पूछ लेता है कभी कभी किसने कहा था 1935 अधिनियम की कार्बन कॉपी है भारतीय संविधान, तो हम कह सकते हैं जेनिंग्स, देशमुख और श्रीनिवासन। जेनिंग्स ने भी वकीलों का स्वर्ग और महाकाय आकार की संज्ञा दी थी भारतीय संविधान को। फिर दोस्तों एक और शब्द है, हम कह सकते हैं टी प्रकाशम। टी प्रकाशम हनुमुथैया, टी प्रकाशम और हनुमुथैया दो ऐसे व्यक्ति थे जिन्होंने कहा था कि जो भारत का संविधान बनाया गया है यह संविधान से दूर का संविधान है, सॉरी गांधी से दूर संविधान है। इन्होंने क्या कहा, क्यों, टी प्रकाशम और हनुमुथैया, ये दो व्यक्ति हैं जिन्होंने जो आलोचना करते हैं भारतीय संविधान की, कहते हैं गांधी के विचारों से काफी दूर का संविधान, मतलब ये जो संविधान बनाया गया है ये गांधी के विचारों से मेल नहीं खाता है। कुछ ऐसे भी आलोचक हैं जिन्होंने आलोचना किया था। तो आलोचक के रूप में हम जान सकते हैं एन श्रीनिवासन, देशमुख, जेनिंग्स को, और जेनिंग्स को एक रूप में और जान सकते हैं, और टी प्रकाशम, हनुमुथैया जो गांधी से दूर संविधान बताते हैं। तो बघा दोस्तों हमने देखा क्या कि भारत के संविधान का जो स्रोत है वो हमने
कहाँ कहाँ से दिया दोस्तों? भारत शासन अधिनियम, ब्रिटेन, आयरलैंड, फ्रांस, कनाडा, ऑस्ट्रेलिया, अमेरिका, दक्षिण अफ्रीका, रूस और जर्मनी और जापान। कुछ 10-11 ऐसे देश हैं जहाँ के संविधान को हमने पढ़ा, समझा और उन्हें अपने संविधान में जगह देने का प्रयास किया, मूल रूप से नहीं, उसमें कुछ परिवर्तन या संशोधन करके। फिर हमने उसके स्थान देखा कि कुछ उसकी आलोचना भी की गई जब संविधान बनकर तैयार हुआ। कुछ उसके आलोचक भी उभरे जिन्होंने भारतीय संविधान की आलोचना की, पर उसका कोई प्रभाव हमारे संविधान पर नहीं पड़ा और 2 वर्ष 11 माह 18 दिन में हमने देखा गया हमारा संविधान बनकर तैयार हो गया और जिसका आज हम भी अनुपालन करते हैं। हमारे देश के सभी नागरिक भारतीय संविधान का पालन करते हैं और पालन करना भी चाहिए, अनिवार्य भी है। ठीक दोस्तों, तो दोस्तों उम्मीद करते हैं कि आपको ये सारी चीजें समझ में आई होंगी। तो ये कुछ आंतरिक और बाह्य स्रोत थे जो हमारे भारत के संविधान में निहित किए गए हैं, समाहित किए गए हैं। तो दोस्तों आप इसको अच्छे से पढ़िएगा, इसको अच्छे से रिकॉल करिएगा, इसको देखने का प्रयास करिएगा कि अब दोस्तों एक बात याद रख लीजिएगा, जब इनको हम छोटे-छोटे भागों में अलग-अलग करके बाँट कर पढ़ेंगे तो बहुत मजा आएगा, बहुत आनंद आएगा, चीजें आपको बहुत दिनों तक याद रहेंगी। लेकिन जब इसको हम बहुत एक जैसे हमने लिख दिया, आप भी ऐसे ही हूबहू उतार के उसको समझ लिए या याद करने का प्रयास करें दोस्तों, तो आज रहेगा, फिर कल ये चीज़ें आपके दिमाग से विस्मृत हो जाएँगी। अगर आप चाहते हैं आपके दिमाग में स्थायी रूप से बना रहे, तो आप दोस्त क्या करेंगे, एक-एक पार्ट को उठाएँगे। जैसे शासन अधिनियम उठाए, उसको अच्छे से पढ़ लिए, इंग्लैंड का इंग्लैंड से, आयरलैंड का आयरलैंड से, अमेरिका का अमेरिका से, ऑस्ट्रेलिया का ऑस्ट्रेलिया से, कनाडा का कनाडा से, फ्रांस का फ्रांस से, दक्षिण अफ्रीका का दक्षिण अफ्रीका से, रूस का रूस से, जर्मनी के वाइमर संविधान से, जापान का जापान से, कौन आलोचना क्या-क्या आलोचना की गई है और कौन-कौन से आलोचक थे और उसके जवाब में बी आर अम्बेडकर ने क्या किया। इन सब चीज़ों को जब आप क्रमवार तरीके से पढ़ेंगे दोस्तों, एक बार पढ़िए, अच्छे से पढ़िए, कभी भूलने की स्थिति ना उत्पन्न हो। हम क्या करते हैं, कई बार चीज़ों को कई तरह से पढ़ने का प्रयास करते हैं और आज तक हम उन चीज़ों को अपने पास नहीं रख पाते हैं और यही वजह है कि जब हम परीक्षा में बैठते हैं तो हम भूल जाते हैं कहाँ से कौन से स्रोत दिए गए थे, किस भाग में क्या है, किस अनुसूची में क्या है। दोस्तों उम्मीद करते हैं आज आपको ये सारे स्रोत आपको समझ में आ गए होंगे। नेक्स्ट वीडियो में हम आपसे चर्चा करेंगे भारतीय संविधान की प्रस्तावना की, उसके बाद प्रमुख अनुच्छेद कौन है और प्रमुख संवैधानिक संशोधन क्या-क्या हुए और संविधान सभा क्या है। कुछ और 2-3-4 टॉपिक जो बेसिक है उनकी हम चर्चा करने के बाद फिर हम पढ़ेंगे नागरिकता क्या है, संघ राज्य क्षेत्र क्या होते हैं, मौलिक अधिकार क्या है, मौलिक कर्तव्य क्या है और निःशर्त तत्व क्या है, राष्ट्रपति क्या है और राज्यपाल क्या है और फिर संसद क्या है और विधायिका क्या है। फिर लोकल बॉडी जिसे बोलते हैं, स्थानीय सरकार क्या होती है और पंचायती राज व्यवस्था क्या होती है और कुछ हमारे पास संवैधानिक आयोग भी हैं, संस्थाएँ भी हैं, उनकी चर्चा करें। जैसे संघ लोक सेवा क्या होता है, नियंत्रक महालेखा परीक्षक क्या होते हैं, महान्यायवादी क्या होते हैं, है ना? संघ लोक सेवा आयोग क्या होता है, इन सब टॉपिक पर हम क्या करेंगे दोस्तों, अच्छे चर्चा करेंगे। लेकिन अभी फिलहाल आज की वीडियो को हम यहीं पे समाप्त करते हैं। नमस्कार दोस्तों, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में नई ऊर्जा के साथ। ठीक दोस्तों, उम्मीद करते हैं आपको ये सारी चीज़ें समझ में आई होंगी। थैंक यू दोस्तों, बाय बाय दोस्तों।